20th सेंचुरी की शुरुआत में जब दुनिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की दहलीज पर खड़ी थी, तभी मिडिल ईस्ट को डिवाइड करने का एक घिनौना खेल खेला जा रहा था। ये खेल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एलाइड पावर्स की तरफ से इन्वॉल्व्ड ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा रचा जा रहा था, जो ओटोमन एम्पायर के खिलाफ मिडिल ईस्ट की जनता को अपने मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। एक तरफ अरब कंट्रीज को सालों से जकड़ी गुलामी से आजाद कराने का झूठा सपना दिखाया जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ दर बदर भटकते और एंटीसेमिटिज्म झेल रहे जूस से अलग देश का वादा किया जा रहा था। लेकिन 1918 में जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ तो अरब कंट्रीज के आजादी के सपने धरे के धरे रह गए और एलाइड पावर्स ने उन्हें टुकड़ों में बांटकर अपनी कॉलोनी का हिस्सा बना लिया। उनकी नजर मिडिल ईस्ट के ऑयल रिजर्व पर थी, जिसके लिए उन्होंने यहाँ के कल्चर और एथनिसिटी को बुरी तरह से रौंद डाला और अपने फायदे के लिए मिडिल ईस्ट के नक्शे पर ऐसी लकीर खींची जिसने पूरे अरब समाज को एक दूसरे का ही दुश्मन बना दिया। एक ही धर्म के लोग सेक्ट में बंटकर एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। इस झगड़े को पैलेस्टाइन में यहूदियों को बसाए जाने के मुद्दे ने और भी उलझा कर रख दिया। इजराइल के फॉर्मेशन से अरब देशों को भारी धक्का लगा, जिसके चलते उन्हें इजराइल के साथ 3 युद्ध लड़ने पर मजबूर होना पड़ा। सालों तक यह नक्शों की खींचतान जारी रही। लोग धर्म और समुदाय के मजहबी रंग में रंग गए। इन कॉन्फ्लिक्ट्स में फॉरेन इंटरफेरेंस, रेबल ग्रुप्स और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने आग में घी डालने का काम कर शांति की हर एक उम्मीद को कुचलते हुए पूरे अरब वर्ल्ड को एक परमानेंट लड़ाई में झोंक दिया। तो आइए जानते हैं कि क्यों मिडिल ईस्ट दशकों से युद्ध का मैदान बना हुआ है, क्यों वहां तनाव आए दिन जंग का रूप ले लेता है और आखिर क्यों मिडिल ईस्ट में वॉर कभी खत्म नहीं होती है। Iraq invaded its small but oil-rich neighbor Kuwait. It took only a few hours to capture Kuwait City. The Emir of Kuwait fled to Saudi Arabia. Tensions remain high in the Middle East following further Israeli strikes on southern Lebanon and the occupied West Bank overnight. And in Gaza, Israeli forces are continuing their offensive against Hamas, with the IDF saying it has killed around 50 terrorists over the past day. Yemen's civil war has been going on for nearly 3 years. Iran supports one side, while Saudi Arabia supports the other. What began as civilian protests amid the Arab Spring uprisings of 2011, now by some estimates has killed at least 500,000 people. Iran may be gearing up for a major attack on Israel, potentially launching it from Iraq. 15 से 16 सेंचुरी के बीच ओटोमन एम्पायर अपने एक्सपेंशन के पीक पर था, जिसके अंडर मोस्ट ऑफ द साउथ ईस्टर्न यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और अरेबियन पेनिनसुला का काफी हिस्सा था। मिडिल ईस्ट के अंदर ओटोमन्स के कंट्रोल में आज के इराक, सीरिया, इजराइल और इजिप्ट जैसे देश थे, लेकिन उस वक्त मिडिल ईस्ट के देश सेपरेट कंट्री के रूप में नहीं बल्कि ओटोमन एम्पायर के प्रोविंस के तौर पर जाने जाते थे। उस समय जहां इनमें से कुछ के नाम अलग थे, तो वही किसी भी प्रोविंस का कोई फिक्स बॉर्डर डिसाइडेड नहीं था। डिफरेंट रिलीजन, कल्चर, लैंग्वेज और डिफरेंट आइडियोलॉजी होने के बावजूद मिडिल ईस्ट के लोग एक छतरी के नीचे रहते थे और कहीं ना कहीं उनमें यूनिटी भी बनी हुई थी। जहां ओटोमन्स का कई सदियों से मिडिल ईस्ट पर शासन जारी था, तो वहीं 18th सेंचुरी के बाद ब्रिटिश, रशियन और फ्रेंच एम्पायर का तेजी से राइज हो रहा था, जिनमें एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका के देशों पर कंट्रोल जमाने की होड़ लगी हुई थी। इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स को अपने कब्जे में लेने के बाद ब्रिटिशर्स अपना एम्पायर अरब देशों तक बढ़ाना चाहते थे, लेकिन यहाँ ओटोमन के रहते ऐसा करना उनके लिए एक सपने जैसा था। मिडिल ईस्ट को अपने कब्जे में लेने के अलावा ब्रिटेन एंड फ्रांस अपनी एशिया और अफ्रीका की कॉलोनीज को यूरोप से भी कनेक्ट करना चाहते थे, ताकि उनका वहां आना जाना और शासन करना आसान हो सके। उनको इस सिलसिले में निजात तब मिली जब इजिप्ट के खदीव साइद पाशा की परमिशन से फ्रांस ने 1859 में मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से कनेक्ट करती हुई एक मैन मेड कैनाल को बनाना शुरू किया, जिसे 1869 में ट्रेड के लिए खोल दिया गया। ये नहर सुएज शहर के तट से गुजरती थी, इसलिए इसका नाम सुएज कैनाल रखा गया। इस कैनाल ने सी ट्रेड में क्रांति ला दी। इसके बनने से अब यूरोप पहुंचने के लिए अफ्रीका के चारों ओर घूमने की जरूरत खत्म हो गई थी। अब यूरोप और एशिया के बीच ट्रेड और ट्रैवलिंग करना काफी आसान और तेज हो गया था। सुएज कैनाल के बनने से ब्रिटिशर्स का एक काम तो बन ही गया था, बस अब उन्हें किसी तरह मिडिल ईस्ट में अपना कब्जा जमाकर अपने एम्पायर को एक्सपेंड करना था। लगातार ओटोमन एम्पायर पर अटैक करने के प्रयास में ब्रिटेन ने आखिरकार 1882 में इजिप्ट को अपने कब्जे में ले लिया।
इजिप्ट के कब्जे में आने से ब्रिटिशर को न केवल सुएज कैनाल का कंट्रोल मिल गया, बल्कि उनके लिए मिडिल ईस्ट के बाकी हिस्से में भी अपना एम्पायर स्टैब्लिश करने का रास्ता खुल गया। ब्रिटिशर्स ने ज्यादातर दुनिया के अलग अलग देशों को ट्रेड और बिजनेस के बहाने ही अपने कब्जे में लिया था। इसी हथकंडे से उन्होंने ओटोमन्स का रूल होते हुए भी मिडिल ईस्ट के कई हिस्सों में अपनी धाक जमा ली थी। ब्रिटिशर्स दूरदर्शी थे, जिन्हें अंदाजा था कि मिडिल ईस्ट की धरती में कहीं ना कहीं वो क्रूड ऑयल दबा है जो उन्हें माला माल कर देगा। उनका अनुमान सही निकला और उन्होंने 1908 में पर्शिया, जिसे आज ईरान के नाम से जाना जाता है, वहां ऑयल की खोज कर ली। ब्रिटेन ने वहां एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी स्टैब्लिश कर सभी ऑयल रिसोर्सेज पर जल्द ही अपना कब्जा जमा लिया। ब्रिटेन के अलावा फ्रांस भी मिडिल ईस्ट में अपना कंट्रोल बनाने में लगा हुआ था। दोनों देशों की नजर वहां के तेल पर थी, जिसके लिए उन्होंने ईरान की नेबर कंट्री इराक में भी ऑयल खोजना शुरू कर दिया। ओटोमन्स इस तरह उनके बढ़ते प्रेजेंस से परेशान थे, लेकिन वो उनका कुछ नहीं कर सके। उल्टा ब्रिटिशर्स ने बाल्कन कंट्रीज को ओटोमन के खिलाफ भड़काकर उनके अगेंस्ट कर दिया, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस में ओटोमन एम्पायर को 1912 और 1913 में 2 बाल्कन वॉर्स करनी पड़ी। इस वॉर में बाल्कन कंट्रीज सर्बिया, ग्रीस, बुल्गारिया और मॉन्टेनीग्रो ने ओटोमन के खिलाफ युद्ध किया, जिसमें अधिकतर जगहों पर ओटोमन एम्पायर की हार हुई, जिससे ओटोमन एम्पायर कमजोर होकर अपनी अंतिम सांसें गिनने लगा। ओटोमन्स को ब्रिटेन और फ्रांस से बदला लेने का अच्छा मौका तब लगा जब अगले साल 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हो गई। ओटोमन एम्पायर इस युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया के खिलाफ जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ जा मिला। ओटोमन्स को लग रहा था कि वो इस तरह ब्रिटेन से बदला ले लेंगे, जबकि ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर 1 में उलझे होने के बावजूद ओटोमन एम्पायर के खात्मे की कहानी लिख रहा था। इसके लिए ब्रिटेन ने अरब के एक बड़े नेता हुसैन बिन अली को ये वादा कर अपने साथ मिला लिया कि अगर वो ओटोमन्स के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दे तो उन्हें ओटोमन्स से आजाद कराकर अरब्स के लिए यूनाइटेड अरब नेशन बना दिया जाएगा, जो रेड सी से लेकर पर्शियन गल्फ तक फैला होगा। इस डील के साथ यहाँ 1916 में हुसैन बिन अली की लीडरशिप में अरब रिवॉल्ट की शुरुआत हो गई, जिसे और भी उग्र बनाने के लिए ब्रिटेन ने अपने एक आर्मी ऑफिसर टी लॉरेंस को भी इस काम में जोड़ दिया। टी लॉरेंस और हुसैन बिन अली ने मिलकर इस पूरे रिवॉल्ट का नेतृत्व करते हुए अरब सेनाओं के साथ मिलकर काम किया। इस दौरान लॉरेंस ने अरबों को वॉर स्ट्रेटेजी बनाना सिखाया और गुरिल्ला वॉरफेयर के जरिए अरबों ने ओटोमन एम्पायर की ईंट से ईंट बजा दी। अरब रिवॉल्ट से ओटोमन एम्पायर काफी कमजोर हो गया। 2 सालों तक चले इस रिवॉल्ट के दौरान अरबों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर डेमास्कस समेत ओटोमन एम्पायर के कई इलाकों को अपने कंट्रोल में ले लिया। अरब इस उम्मीद में अंग्रेजों के साथ थे कि वो उन्हें आजादी दिलाएंगे, जबकि अंग्रेज वहां से ओटोमन एम्पायर को खत्म कर अपना एम्पायर कायम करना चाहते थे। इसी सिलसिले में 1916 में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच एक सीक्रेट एग्रीमेंट हुआ, जिसका मकसद वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ओटोमन एम्पायर के अधिकार वाले इलाकों को आपस में बांटने का था। ब्रिटिश फॉरेन अफेयर्स के ऑफिसर्स मार्क साइक्स और फ्रेंच ऑफिसर फ्रैंकोइस जॉर्जेस पिकॉट ने मिलकर साइक्स पिकॉट एग्रीमेंट तैयार किया। इस एग्रीमेंट के जरिए मॉडर्न डे सदर्न इजराइल, जॉर्डन और सदर्न इराक ब्रिटेन को, तो वही सीरिया, लेबनान, नदर्न इराक और साउथ ईस्ट टर्की फ्रांस को देने का तय हुआ, जबकि जेरूसलेम को रिलीजियस सिग्निफिकेंस के चलते इंटरनेशनल जोन रखने का डिसीजन लिया गया। इस एग्रीमेंट के दौरान एक मैप भी तैयार किया गया, जिसमें उन रीजन्स को पॉइंट आउट किया गया जिन्हें दोनों के बीच बांटा जाना था। अरबों के अलावा उस समय ब्रिटेन यहूदियों के साथ भी वादा कर रहा था, जिसमें कहा गया था कि वर्ल्ड वॉर 1 में यहूदियों की मदद के बदले में ब्रिटेन पैलेस्टाइन में यहूदियों के लिए नेशनल होमलैंड की फॉर्मेशन करेगा। अपने इसी वादे को पूरा करने के लिए ब्रिटेन 1917 में बाल्फोर डिक्लेरेशन के जरिए पैलेस्टाइन में यहूदियों को बसाने की बात करता है। इस सबके बीच वर्ल्ड वॉर 1 भयंकर रूप ले चुका था। ब्रिटेन को युद्ध जारी रखने के लिए भारी मात्रा में ऑयल की जरूरत थी। ईरान से मिल रहा ऑयल उनके लिए सफिशिएंट नहीं था। ब्रिटिश रॉयल नेवी अपने वॉरशिप्स को ज्यादा कारगर बनाने के लिए उनमें कोल पावर्ड इंजन्स की जगह ऑयल फायर्ड इंजन्स का इस्तेमाल करने लगी थी, जिससे ब्रिटेन को युद्ध के दौरान ज्यादा ऑयल की जरूरत पड़ने लगी थी। उस समय ब्रिटेन ऑयल के लिए मोस्टली यूएस पर डिपेंडेंट था, जो पूरी दुनिया की ऑयल सप्लाई का 70% हिस्सा अकेला प्रोड्यूस कर रहा था। लेकिन ब्रिटेन अमेरिका के ऊपर से ऑयल की डिपेंडेंसी को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता था। इसकी वजह यह थी कि यूएस प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन को
कोलोनियलिज्म के सख्त खिलाफ थे, जबकि ब्रिटेन और फ्रांस का तो काम ही अलग अलग देशों और प्रांतों को अपनी कॉलोनी बनाने का था। इसलिए भविष्य के खतरे को देखते हुए ब्रिटेन मिडिल ईस्ट में ईरान के अलावा और भी जगहों पर ऑयल की खोज तेज कर चुका था। मिडिल ईस्ट के क्रूड ऑयल पर जर्मनी की भी नजर थी, लेकिन साल 1918 आते आते वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी और ओटोमन्स का गुट एलाइड पावर्स से बुरी तरह हार गया और जर्मनी का ये सपना मिट्टी में मिल गया। एलाइड पावर्स के जीतने से जहां जूस को अपने लिए एक अलग देश मिलने की उम्मीद मिल गई थी, तो वही अरब ये सोचकर खुश थे कि उन्हें भी आजाद कर उनके लिए अरब नेशन बना दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका। उनके इंडिपेंडेंट होने का सपना तब धरा का धरा रह गया जब एलाइड पावर ओटोमन एम्पायर के प्रोविंसेस को आपस में बांटने लगे। अरब नेशनलिस्ट जब तक समझ पाते कि उनके साथ गहरा धोखा हुआ है, तब तक स्थिति उनके हाथों से निकल चुकी थी। 1920 में एलाइड पावर और ओटोमन एम्पायर के बीच ट्रीटी ऑफ सेवरेज हुई, जिसने ओटोमन के प्रोविंसेस को एलाइड पावर के बीच बांट कर रख दिया। इस डिवीजन के बाद मेसोपोटामिया, पैलेस्टाइन और जॉर्डन पर ब्रिटेन का कंट्रोल हो गया, जबकि सीरिया और लेबनान फ्रांस के कब्जे में आ गए। अरेबियन पेनिनसुला में सिचुएटेड हिजाज, जो आज सऊदी अरब का हिस्सा है, उसे एक फ्री स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया। इस दौरान कुर्द लोगों के लिए भी एक अलग देश बनाया जाना था, जो मिडिल ईस्ट के एक बड़े इलाके में रहते थे। कुर्द लोग अपने लिए कुर्दिस्तान के रूप में एक सेपरेट नेशन चाहते थे, लेकिन उनके एरियाज को टर्की, ईरान, इराक और सीरिया में बांट दिया गया, जिस कारण कुर्द इन देशों में माइनॉरिटी बन गए, जिनका कल्चर और लैंग्वेज इन देशों से बिल्कुल अलग था। यही आगे चलकर कॉन्फ्लिक्ट की एक बड़ी वजह भी बना। कुर्दिस्तान का फॉर्मेशन आज तक नहीं हो सका है और कुर्द अपने लिए आज भी एक अलग देश की मांग करते रहते हैं। ब्रिटिशर्स के हिस्से जो मेसोपोटामिया आया था, उसे ब्रिटिश मैंडेट ऑफ मेसोपोटामिया के तहत ब्रिटिशर्स ने यहाँ के 3 प्रमुख प्रांतों बसरा, बगदाद और मोसुल को मिलाकर इराक का फॉर्मेशन किया था। ब्रिटिशर्स ने अपने मतलब के लिए ये एक बहुत गलत यूनिफिकेशन कर दिया था, क्योंकि तीनों ही प्रांतों में अलग अलग सेक्ट्स का डोमिनेंस था। बसरा में शिया, बगदाद में सुन्नी और मोसुल में कुर्द लोगों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए उन्हें एक साथ रहने के लिए मजबूर कर दिया था, जिस कारण ये तीनों ही कम्युनिटीज आपसी कॉन्फ्लिक्ट्स में होने के बावजूद एक साथ आ गई और ब्रिटेन को बाहर खदेड़ने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया, जिससे इराक में ग्रेट इराकी रेवोल्यूशन की शुरुआत हो गई। सबसे पहले बगदाद में हजारों इराकी विद्रोही ब्रिटिश सेना के खिलाफ उठ खड़े हुए, फिर वहां से विद्रोह नजाफ, करबाला और मोसुल तक फैल गया। ब्रिटिशर्स ने शुरुआत में इस विद्रोह को हल्के में लिया, लेकिन इराकी लोगों को भारी पड़ते देख उन्होंने आर्मी की मदद से इस विद्रोह को कुचल दिया। लेकिन इस विद्रोह ने ब्रिटिशर्स को एहसास दिला दिया कि उसके लिए अब इराक पर सीधे शासन करना पॉसिबल नहीं है। यहाँ बार बार उठ रहे विद्रोह को शांत करने के लिए ब्रिटेन 1921 में प्रिंस फैजल को इराक का कठपुतली राजा बनाकर यहाँ शासन चलाने लगा। लेकिन ब्रिटिशर्स की हिस्ट्री रही है कि उन्होंने जहां भी बॉर्डर्स का डिवीजन किया है, वहां हमेशा तनाव की स्थिति रही है। ऐसे ही ब्रिटिशर्स ने फ्रांस के साथ मिलकर मिडिल ईस्ट में लड़ाई के इतने बीज बो दिए थे कि कहीं एक जगह अगर कॉन्फ्लिक्ट सुलझता तो किसी दूसरी जगह कोई और झड़प तेज हो जाती। इसी तरह कुवैत और इराक को लेकर भी एक तनाव पैदा हो गया। दरअसल ओटोमन एम्पायर के समय पर कुवैत इराक के बसरा प्रोविंस का हिस्सा था, लेकिन 1899 में ब्रिटिश एम्पायर और कुवैत के शेख के बीच हुए एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट के तहत कुवैत ब्रिटेन के प्रोटेक्शन में आ गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब बसरा, बगदाद और मोसुल प्रोविंस को मिलाकर इराक बनाया गया, तो कुवैत को इराक से अलग कर ब्रिटेन ने कुवैत को अपना प्रोटेक्टोरेट बना लिया। कुवैत पर ब्रिटेन का कंट्रोल हो जाने के बाद भी इराक इसे अपना हिस्सा मानता रहा और लंबे समय तक इस पर अपना हक जताता रहा। इराकी नेशनलिस्ट कुवैत को बसरा प्रोविंस का ही पार्ट मानते थे। उनका मानना था कि ब्रिटिशर्स ने उनसे कुवैत को फोर्सफुली छीना है, लेकिन कुवैत में भारी मात्रा में ऑयल रिसोर्सेज के कारण ब्रिटिशर्स कुवैत को सेपरेटली अपने अंडर रखने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। ऐसा करके ब्रिटिश और मिडिल ईस्ट में फ्यूचर के लिए एक लंबे समय तक चलने वाले युद्ध की पटकथा तैयार कर रहे थे। जहां कुवैत का मसला था, तो वहीं टर्की और ग्रीस के बीच भी खींचतान जोरों पर थी। ब्रिटिशर्स ने ओटोमन्स के साथ जो ट्रीटी ऑफ सेवरेज साइन की थी, उसके तहत टर्की का कुछ हिस्सा ग्रीस को दिया जाना था, जिसको लेकर दोनों देशों के बीच विवाद बना हुआ था। टर्की ने यह हिस्सा ग्रीस को देने से साफ इनकार कर दिया, जिस कारण मई 1919 में ग्रीस ने टर्की पर अटैक कर स्मरना और उसके आसपास के कुछ इलाकों को अपने कंट्रोल में ले लिया।
ये कब्जा टर्किश लीडर मुस्तफा केमाल अतातुर्क को जरा भी मंजूर नहीं हुआ। अतातुर्क ने ग्रीस को यहाँ से खदेड़ने के लिए अपनी सेना और जनता को यूनाइट कर ग्रीस के खिलाफ एक बड़ा प्रोटेस्ट शुरू करके उसे मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया, जो आगे चलकर टर्किश नेशनल मूवमेंट में बदल गया। ग्रीस को ब्रिटिश और फ्रेंच जैसी ताकतों का समर्थन होने के बावजूद टर्की से दो बार मुंह की खानी पड़ी, जिससे एलाइड पावर यहाँ बैकफुट पर आ गई और 1923 में उन्हें मजबूरन टर्की के साथ ट्रीटी ऑफ लॉसेन साइन कर उसे एक नए रिपब्लिक के रूप में रिकॉग्नाइज करना पड़ा। इससे एक बार फिर मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल गया, जो आगे चलकर कॉन्फ्लिक्ट्स को और भी बढ़ाने वाला था। ये सभी वो कॉन्फ्लिक्ट्स थे जो ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा बॉर्डर्स क्रिएट करने की वजह से शुरू हुए थे। उन्होंने वहां के कल्चरल, रिलीजियस और एथनिसिटी को इग्नोर कर मिडिल ईस्ट के मैप पर ऐसी लकीरें खींच दी थी जिन्होंने मिडिल ईस्ट को खूनी संघर्ष में धकेल दिया। लेकिन अपने साम्राज्य के नशे में चूर ब्रिटेन और फ्रांस को मिडिल ईस्ट के लोगों के अच्छे और बुरे की कोई परवाह नहीं थी। उनका ध्यान बस खुद को और भी ताकतवर बनाने पर था। उन्होंने आपस में मिडिल ईस्ट के जिन इलाकों को बांटा था, वहां जिन भी लोकल लीडर्स और रूलर्स की पकड़ थी, उनको अपनी कठपुतली बनाकर शासन करने लगे। जो भी उनके मुताबिक नहीं चलता उसे रास्ते से हटवा दिया जाता। ऐसा ही तब देखने को मिला जब अरब रेवोल्यूशन के हीरो हुसैन बिन अली के बेटे प्रिंस फैजल ने ब्रिटिशर्स के सपोर्ट से सीरिया के डेमास्कस में अरब स्टेट की एस्टैब्लिशमेंट करने की कोशिश की। इससे फ्रेंच आर्मी ने गुस्से में आकर 1920 में फैजल की गवर्नमेंट को हटा दिया और सीरिया पर पूरी तरह से अपना अधिकार कर लिया। फ्रांस यही नहीं रुका, बल्कि उसने अपनी पावर को बरकरार रखने और उसके खिलाफ पॉलिटिकली यूनाइट हो रहे लोगों को बांटने के लिए उसी साल 1920 में सीरिया से लेबनान को अलग कर एक नया देश बना दिया। सीरिया से लेबनान का फॉर्मेशन यूं तो क्रिश्चियन पॉपुलेशन के आधार पर हुआ था, लेकिन लेबनान को सीरिया के वो इलाके भी दे दिए गए थे जिनमें एक बड़ी तादाद में शिया और सुन्नी लोग रहते थे। फ्रांस लेबनान में पार्शियलिटी करते हुए केवल क्रिश्चियंस को सपोर्ट कर रहा था, जिससे यहाँ के शिया और सुन्नी कम्युनिटी के लोगों में गुस्सा बढ़ने लगा और देखते ही देखते लेबनान में रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, जो बाद में यहाँ की राजनीति का हिस्सा और सिविल वॉर का कारण बन गया। लेबनान से इतर सीरिया में फैजल की हार से वहां के लोग गुस्से में थे और वहां भी फ्रेंच गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट होते रहते थे। प्रोटेस्ट को हमेशा के लिए शांत करने के लिए फ्रांस ने सीरिया को लेबनान के अलावा डेमास्कस, एलेपो, अलावाइट्स, जबल ड्रूज, द ऑटोनोमस संजाक ऑफ अलेक्जेंड्रेटा जैसे टोटल 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिससे यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे लोगों को यूनाइट होने से रोका जा सके। इस दौरान फ्रेंच ने सीरिया को सेक्टेरियन पॉपुलेशन के हिसाब से बांटा था, जिससे यहाँ के अलावाइट और सुन्नी आपस में ही उलझ पड़े और उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट लंबे समय तक बना रहा। शुरुआती दौर में ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर मिडिल ईस्ट को जीतने की प्लानिंग की थी और साइक्स-पिकॉट एग्रीमेंट के तहत मिडिल ईस्ट का आपस में बंटवारा भी कर डाला था, लेकिन अब सत्ता के लालच में वो एक दूसरे के ही खिलाफ लड़ने लगे थे। दोनों ताकतें एक दूसरे के कंट्रोल्ड एरियाज में लोकल लीडर्स और प्रोटेस्ट को सपोर्ट करके एक दूसरे को कमजोर करने की कोशिश में लगी हुई थी। सीरिया में फ्रांस के खिलाफ हो रहे आंदोलनों को ब्रिटेन सपोर्ट कर रहा था। इराक और सीरिया आपस में बॉर्डर शेयर करते थे, जिस कारण दोनों के बीच बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ गया था। 1917 के बाद से पैलेस्टाइन में भी यहूदियों का तेजी से माइग्रेशन हो रहा था। यहाँ उनकी बढ़ती पॉपुलेशन को अरब अपनी कंट्री और रिसोर्सेज के बंटवारे के रूप में देख रहे थे। इसके चलते पैलेस्टाइन में भी अरब जूस कॉन्फ्लिक्ट तेजी से बढ़ता चला जा रहा था। यहीं पर सिचुएटेड जेरूसलेम में यहूदियों और मुसलमानों की बेहद पवित्र जगह वेस्टर्न वॉल है, जहां इबादत को लेकर दोनों धर्मों के लोग आपस में लड़ने लगे थे। 1929 तक यहाँ यहूदियों की तादाद काफी हो चुकी थी और वो अब वेस्टर्न वॉल में अपनी इबादतों को लेकर अधिक आजादी चाहते थे। उनकी इन मांगों को अरब लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। इस बीच 23 अगस्त 1929 को जेरूसलेम में यहूदियों द्वारा मुस्लिमों के पवित्र स्थलों पर हमला करने की अफवाह जोर पकड़ने लगी, जिससे पैलेस्टाइन में अरब लोग गुस्से से भर गए और अगले ही दिन 24 अगस्त को हेब्रोन में अरब लोगों की भीड़ ने यहूदियों पर हमला कर 67 यहूदियों को मार डाला। उनके घरों में आग लगा दी गई, संपत्तियों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। इस हेब्रोन मैसेकर ने पैलेस्टाइन में यहूदी और अरब समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ा दिया था। जहां पैलेस्टाइन में यह हाल था, तो वहीं लेबनान, सीरिया और इराक में भी सेक्टेरियन और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा था। ब्रिटेन और फ्रांस यहां एक दूसरे के अगेंस्ट में खड़े लोकल ग्रुप्स को सपोर्ट करके इसे और बढ़ा रहे थे।
जल्दीबाजी में किए गए डिवीजन ने मिडिल ईस्ट का बुरा हाल कर दिया था। फ्रांस द्वारा लेबनान को सीरिया से अलग करने के कारण दोनों देशों के बीच जहां पहले से ही तनाव था, वहीं ओरोंटेस रिवर के कारण ये तनाव और भी चरम पर पहुंच गया। दरअसल ओरोंटेस रिवर लेबनान से निकलकर सीरिया और फिर टर्की की तरफ बहती है, जिसके जरिए इन देशों के इलाकों में फार्मिंग की जाती है। सीरिया और लेबनान इस नदी के पानी पर डिपेंडेंट थे। तभी लेबनान में इसी नदी पर वाटर प्रोजेक्ट्स की शुरुआत हो गई, जिससे सीरिया को पानी की कमी का डर सताने लगा। इस कारण दोनों देशों के बीच झड़प और भी तेज हो गई। सीरिया और लेबनान के बीच विवाद की सबसे बड़ी वजह सीरिया का लेबनान को अपना हिस्सा मानना था, जिस पर वो रह रहकर अपना अधिकार जताता रहता था। उधर पैलेस्टाइन में भी ब्रिटिश गवर्नमेंट अरबों और यहूदियों के बीच जारी वायलेंस को रोकने में नाकाम साबित हो रही थी। मिडिल ईस्ट के बढ़ते कॉन्फ्लिक्ट के बीच एक नए देश के फॉर्मेशन की कहानी भी लिखी जा रही थी, जिसके आर्किटेक्ट थे इब्न साउद, जिन्होंने मिडिल अरब पेनिनसुला के प्रोविंस नज्द और वेस्टर्न अरब में हिजाज को यूनाइट कर 1932 में सऊदी अरेबिया का फॉर्मेशन कर दिया। मिडिल ईस्ट में मची भारी उठापटक के बीच 1939 आ चुका था। वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हो चुकी थी, जिसमें एलाइड पावर मिडिल ईस्ट के नेचुरल रिसोर्सेज का जमकर इस्तेमाल कर रहे थे। ब्रिटेन और फ्रांस का पूरा अटेंशन वर्ल्ड वॉर 2 की तरफ शिफ्ट हो चुका था, जो मिडिल ईस्ट के कई देशों के लिए फ्रीडम पाने का एक अच्छा अवसर लेकर आया था। वर्ल्ड वॉर 2 लगातार 5 सालों तक कंटिन्यू चलता रहा, जिसमें एलाइड पावर की जीत तो हुई, लेकिन इस दौरान उन्हें भारी नुकसान भी उठाना पड़ा। ब्रिटेन और फ्रांस के लिए अब अपनी कॉलोनीज पर कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था, जहां आजादी की मांग भी बढ़ती ही चली जा रही थी। इसी कश्मकश में साल 1946 में जॉर्डन और सीरिया अपनी फ्रीडम पाने में सफल हो जाते हैं। इसके 2 साल बाद ही 1948 में पैलेस्टाइन में यहूदियों के लिए एक अलग देश इजराइल का फॉर्मेशन होता है। उस समय पैलेस्टाइन में अरबों की पॉपुलेशन यहूदियों से करीब 2 गुना थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर 56% एरिया इजराइल को दे दिया गया था। इसलिए उस वक्त किसी भी अरब देश ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया और लगभग सभी अरब देश इजराइल के खिलाफ उठ खड़े हुए। जैसे ही ब्रिटिश ने अपनी आर्मी पैलेस्टाइन से हटाई, इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया ने मिलकर इजराइल पर अटैक कर दिया। लेकिन अरब देशों को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। इजराइल ने न केवल जीत हासिल की, बल्कि अरब कंट्रीज और पैलेस्टाइन के कई हिस्सों पर भी अपना कब्जा जमा लिया। अरब देशों को मिली इस हार से लाखों फिलिस्तीनी लोगों को अपना घर छोड़कर पड़ोसी देशों में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। मिडिल ईस्ट भले ही उथल पुथल से गुजर रहा था, लेकिन यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज, खासकर ऑयल के अकूट भंडार मौजूद थे। इस दौरान मिडिल ईस्ट के काफी देशों में ऑयल की डिस्कवरी हो चुकी थी, खासकर उन जगहों पर जहाँ कोई ना कोई विवाद पहले से ही बना हुआ था। ये ऑयल वर्ल्ड पावर्स को मिडिल ईस्ट की तरफ खींचने के लिए काफी था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से फ्रांस का मिडिल ईस्ट से इन्फ्लुएंस घटने लगा था, लेकिन ब्रिटेन अब भी ताकतवर था। इसी बीच दुनिया में सोवियत यूनियन और अमेरिका के रूप में 2 महाशक्तियों का उदय हो रहा था, जो अब मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ बनाने में लगे हुए थे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सोवियत और अमेरिका के बीच पावर को लेकर शुरू हुआ तनाव कोल्ड वॉर का रूप ले चुका था, जिससे यहाँ के कई देश सोवियत तो कई अमेरिका और ब्रिटेन की गोद में जाकर बैठ गए थे। अमेरिका और ब्रिटेन यहाँ ऑयल कंपनीज को एस्टैब्लिश कर खूब प्रॉफिट कमा रहे थे। अपने देशों के रिसोर्सेज पर वेस्टर्न कंट्रीज के कंट्रोल से धीरे धीरे मिडिल ईस्ट में नेशनलिज्म बढ़ने लगा था, जो ऑयल पर वेस्टर्न मोनोपोली को हटाकर खुद का कंट्रोल चाहते थे। 1950s के उस दौर में अरब देशों में यूनिटी लाने के लिए पैन अरब ऑर्गेनाइजेशन की मांग भी जोरों पर थी, जिसके सबसे बड़े सपोर्टर गमाल अब्देल नासिर थे। अब्देल नासिर ने 23 जुलाई 1952 को एक कू के जरिए फारूक I को इजिप्ट की गद्दी से उतार वहां मोनार्की को खत्म कर दिया और इजिप्ट को एक रिपब्लिक बनाकर खुद 1956 में इजिप्ट के प्रेसिडेंट बन गए। इस दौरान वो एंटायर मिडिल ईस्ट को एक कर ऑयल पर वेस्टर्न कंट्रीज के कंट्रोल के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे। इससे तेजी के साथ मिडिल ईस्ट में उनका इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा और वो लोगों के बीच काफी पॉपुलर होने लगे। लोगों के भारी समर्थन के बीच नासिर की एक्टिविटीज भी तेज हो गई। 1956 में उन्होंने इजिप्ट से वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को खत्म करने के लिए सुएज कैनाल को नेशनलाइज कर दिया, जिस पर ब्रिटेन और फ्रांस का कंट्रोल था। नासिर के इस फैसले से ब्रिटेन और फ्रांस गुस्से से भर गए और इजिप्ट पर अटैक करने की प्लानिंग करने लगे। नासिर ने इसे नेशन प्राइड और फ्रीडम के प्रतीक के रूप में पेश किया, जो पूरे अरब जगत के लिए एक संघर्ष का प्रतीक बन गया। नासिर की इस नेशनलाइजेशन की घोषणा ने ब्रिटेन
ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल को एकजुट कर दिया और तीनों देशों ने मिलकर इजिप्ट पर हमला कर दिया। इजराइल सिनाई पेनिनसुला को निशाना बनाने लगा, जबकि ब्रिटेन और फ्रांस इजिप्ट के दूसरे हिस्सों पर एयर स्ट्राइक करने लगे। ये युद्ध विकराल रूप लेता कि तभी अमेरिका के इंटरवेंशन पर यूएन ने सीज फायर कर इस युद्ध को रोक दिया और सुएज कैनाल पर इजिप्ट का कंट्रोल हो गया। नासिर की इस जीत से पूरे अरब जगत में उसकी वाहवाही होने लगी और लोग उसे अपना हीरो मानने लगे। लेकिन उसकी बढ़ती पॉपुलैरिटी सऊदी अरेबिया समेत यहाँ के कुछ देशों को पसंद नहीं आ रही थी। ये नापसंदी भारी दुश्मनी में तब बदल गई जब 1962 में यमन में एक मिलिट्री रेवोल्यूशन हुआ, जिसे नासिर के सपोर्ट से अंजाम दिया गया था। इस रेवोल्यूशन के बाद यमन में रॉयल फैमिली को हटाकर नासिर समर्थित रिपब्लिक गवर्नमेंट सत्ता में आ गई थी। इसके बाद सऊदी अरेबिया, ईरान और जॉर्डन को अपने देश में भी विद्रोह भड़कने का डर सताने लगा था। इसलिए तीनों ने मिलकर यमन की सरकार के खिलाफ रॉयल फैमिली को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जिसके जवाब में नासिर ने भी अपनी सेना यमन भेज दी, जिससे यह कॉन्फ्लिक्ट मिडिल ईस्ट की फर्स्ट प्रॉक्सी वॉर में बदल गया। इस युद्ध में इजिप्ट और सऊदी समर्थित गुट कई सालों तक एक दूसरे के आमने सामने रहे। काफी प्रयासों के बावजूद इजिप्ट को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा, जिससे नासिर के पैन अरब के सपने को एक बड़ा झटका लगा। इस युद्ध ने साबित कर दिया था कि अब मिडिल ईस्ट के सभी देशों को एक छतरी के नीचे ला पाना संभव नहीं है। अरब यूनिटी के बिखरते सपने के बाद भी इजिप्ट अपनी तरफ से वेस्टर्न इन्फ्लुएंस और इजराइल से टकराता रहा। इसी बीच 1967 में इजिप्ट ने स्ट्रेट ऑफ टिरान में इजरायली शिप की ट्रैफिकिंग पर रोक लगा दी, जिससे इजराइल का ट्रेड बुरी तरह से प्रभावित हुआ। इसके जवाब में इजराइल ने ऑपरेशन फोकस की शुरुआत कर इजिप्ट के खिलाफ वॉर का ऐलान कर दिया। इस युद्ध में इजिप्ट की ओर से सीरिया और जॉर्डन भी शामिल हो गए। 6 डे वॉर के नाम से जाने जाने वाली इस वॉर में इजराइल ने अकेले ही 6 डेज तक भारी तबाही मचाई और जॉर्डन के वेस्ट बैंक और सीरिया के गोलान हाइट्स को छीन लिया। इजिप्ट को इस वॉर में अपना पूरा सिनाई पेनिनसुला गंवाना पड़ा। इस बड़ी हार से नासिर की प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगा और वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए। 28 सितंबर 1970 को अचानक से नासिर को हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। उनकी मौत से अरब वर्ल्ड में शोक की लहर दौड़ गई और पूरे मिडिल ईस्ट में पीस और यूनिटी की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। लेकिन नासिर के बाद भी अरब देशों की इजराइल से ना तो दुश्मनी कम हुई और ना ही उस पर अटैक करने की मंशा खत्म हुई। इसी क्रम में 1973 में सीरिया और इजिप्ट ने मिलकर एक बार फिर से इजराइल पर अटैक कर दिया, जिससे यौम किपुर वॉर की शुरुआत हो गई। इस वॉर में भी इजराइल ने ही जीत हासिल की, लेकिन इस बार इजिप्ट और इजराइल के बीच एक ट्रीटी भी हुई, जिसके तहत इजराइल ने इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला उसको वापस लौटा दिया। लेकिन बदले में इजिप्ट को इजराइल को एक कंट्री के रूप में मान्यता देनी पड़ी। इस तरह इजिप्ट इजराइल को डिप्लोमेटिकली रिकॉग्नाइज करने वाला पहला अरब देश बन गया, जिससे इजिप्ट के बाकी अरब देशों से रिश्ते खराब हो गए। लगभग इसी समय ईरान में भी मुस्लिम स्कॉलर रूहुल्लाह खुमैनी की लीडरशिप में क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी, जिसके चलते 1979 में अमेरिकी समर्थित मोहम्मद रेजा शाह पहलवी की सत्ता को उखाड़ फेंका गया। ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक की शुरुआत हुई और खुमैनी यहाँ के सुप्रीम लीडर बनाए गए। खुमैनी पैलेस्टाइन में अरबों को फिर से बसाए जाने के बड़े समर्थक थे और वो इसके लिए सभी मुस्लिम कंट्रीज को यूनाइट करना चाहते थे। उनके इस मिशन में सऊदी अरेबिया बड़ी बाधा था, जो अमेरिका के सपोर्ट से काफी स्ट्रांग हो गया था। इसके अलावा सऊदी अरेबिया एक सुन्नी मेजॉरिटी देश है, जबकि ईरान में शिया डोमिनेंस है। इस वजह से भी दोनों देशों के बीच 36 का आंकड़ा था। सऊदी के अलावा खुमैनी की पॉपुलैरिटी को अन्य सुन्नी देश भी रोकना चाहते थे, जिसमें इराक का प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन सबसे ज्यादा परेशान था। वो सुन्नी कम्युनिटी से बिलोंग करता था, जबकि इराक में शिया लोगों की संख्या अधिक थी, जिससे उसे अपनी सत्ता गंवाने का डर सताने लगा। इसी डर के चलते उसने 1980 में ईरान पर अटैक कर दिया। इस वॉर में इराक को सऊदी अरेबिया और कुवैत से खूब सपोर्ट मिला, जबकि ईरान को इजराइल ने सपोर्ट किया। इस कारण ये युद्ध काफी लंबा खिंच गया और 8 साल बाद 1988 में जाकर खत्म हुआ। इसी साल सद्दाम हुसैन कुवैत पर अपना क्लेम जताने लगा, जो कभी इराक के ही बसरा प्रोविंस का हिस्सा हुआ करता था। उसकी नजर कुवैत के बड़े ऑयल रिजर्व पर भी थी, जिसे वो किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता था। ईरान के खिलाफ कुवैत द्वारा इराक को फंडिंग और सपोर्ट दिए जाने के बावजूद 2 अगस्त 1990 को सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला कर दिया और कुछ ही दिनों के भीतर कुवैत को अपने कंट्रोल में लेकर उसे इराक का पार्ट डिक्लेयर कर दिया।
इराक के इस उकसावे भरे रवैये के कारण मिडिल ईस्ट में गल्फ कंट्रीज के बीच विवाद बढ़ता चला गया और यहाँ गल्फ वॉर की शुरुआत हो गई। कुवैत पर हमला करने के कारण इराक का वर्ल्ड लेवल पर भारी विरोध होने लगा। यूएन ने भी इराक को कुवैत से 15 जनवरी 1991 तक पीछे हटने का अल्टीमेटम दे दिया, लेकिन सद्दाम हुसैन ने इस अल्टीमेटम को सीरियसली ना लेते हुए बिल्कुल अनसुना कर दिया। कुवैत पर इराक के कब्जे और यहाँ लंबे समय तक कंट्रोल बनाए रखने से सद्दाम हुसैन मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े नेता के रूप में उभर सकता था। इससे अमेरिका को गल्फ कंट्रीज के बीच अपना पर्सनल इंटरेस्ट खतरे में पड़ता दिख रहा था। उसकी कई तेल कंपनियां सालों से कुवैत में काम कर रही थी, जिन पर बंद होने का खतरा मंडरा रहा था। यहाँ के ऑयल पर इराक की मोनोपोली से ऑयल के रेट्स बढ़ने की भी पॉसिबिलिटीज बनी हुई थी, जिससे अमेरिका के साथ साथ दुनिया भर के और भी देश इसे एक खतरे के रूप में देख रहे थे। इन सब में सबसे ज्यादा सऊदी अरेबिया इनसिक्योर फील कर रहा था, क्योंकि कुवैत को हासिल कर सद्दाम की सेना अब सऊदी के बॉर्डर के नजदीक आ पहुंची थी। सऊदी को डर था कि कहीं इराक उस पर भी अटैक ना कर दे। इससे डरकर सऊदी अरेबिया ने अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. बुश से मदद मांगी। इसके बाद अमेरिका तुरंत अलर्ट हो गया और बड़े खतरे को देखते हुए सऊदी अरेबिया में बड़ी संख्या में सेना तैनात कर दी। इसके बाद अमेरिका ने ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड शुरू किया, जिसका मकसद सऊदी अरेबिया की रक्षा और इराक को कुवैत से बाहर निकालना था। इसके बाद जनवरी 1991 में अमेरिका के नेतृत्व में एक इंटरनेशनल कोएलिशन फोर्सेस के जरिए कई देशों ने इराक के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू करते हुए इराक पर हवाई और जमीनी हमला शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में इराकी फोर्सेस को कुवैत से बाहर खदेड़कर कुवैत को फिर से फ्री स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया। इसके बाद भी मिडिल ईस्ट में शांति नहीं आ सकी। कभी बॉर्डर्स को लेकर खींचतान जारी रही तो कभी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के चलते सिविल वॉर शुरू हो गई, जिनमें मेजरली सीरियन सिविल वॉर, येमेन सिविल वॉर और लिबियन सिविल वॉर शामिल है। इन वॉर्स के चलते मिडिल ईस्ट के ये देश न केवल खंडर बन गए, बल्कि लाखों की तादाद में यहाँ लोगों की जान चली गई। इन कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ाने में जहां अमेरिका जैसी वर्ल्ड पावर का हाथ रहा है, तो वहीं ईरान और सऊदी अरेबिया जैसे देशों ने भी इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। इस वजह से कुछ देशों में आज भी सिविल वॉर जारी है। सिविल वॉर्स के अलावा मिडिल ईस्ट इजराइल से दुश्मनी को लेकर हमेशा चर्चा में बना रहा है। वक्त बीतने के बाद भी अरब देशों की दुश्मनी इजराइल से कम नहीं हो सकी है। इजराइल के पीछे हमेशा से अमेरिका का हाथ रहा है, जबकि सीरिया को आगे कर रशिया भी यहां अमेरिका को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता रहता है। इस दौरान यहां कई रेबल ग्रुप्स और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी एक्टिव हो गए, जिनका मकसद मिडिल ईस्ट में इजराइल और अमेरिका से बदला लेना था। लेकिन समय के साथ ये ऑर्गेनाइजेशंस खुद एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे। इनमें से अधिकतर ग्रुप्स को ईरान फंड करता है, जिसका सपना इजराइल को मिडिल ईस्ट के नक्शे से गायब करने का है। आगे चलकर ईरान ने इजराइल के खिलाफ एक प्रॉक्सी नेटवर्क तैयार किया, जिसे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस नाम दिया गया। इसमें हिजबुल्लाह, हमास और हूथी शामिल है, जो सालों से इजराइल को निशाना बनाते आए हैं। 7 अक्टूबर 2023 में हमास के द्वारा इजराइल पर किए गए हमले के बाद यहाँ जंग का माहौल फिर से बन गया। हमास को क्योंकि ईरान सपोर्ट करता आया है, इसलिए इजराइल ने ईरान को भी निशाना बनाते हुए अप्रैल 2024 में सीरिया में स्थित ईरानियन कॉन्सुलेट पर एयर स्ट्राइक करके 2 ईरानी जनरल्स और 5 डिप्लोमेट्स को मार डाला, जिसके बदले में ईरान ने इजराइल पर करीब 300 ड्रोन एंड मिसाइल्स छोड़ दिए। लेकिन इसके बाद इजराइल के अगले एक्शन ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। इजराइल ने हमास के लीडर इस्माइल हानिये और हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को मौत के घाट उतारकर ये साफ संदेश दे दिया कि वो अपने दुश्मनी संगठनों को खत्म करके ही दम लेगा। हमास के लीडर इस्माइल हानिये और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद ईरान ने गुस्से में 1 अक्टूबर 2024 की रात इजराइल पर 181 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। इस तरह के हमलों ने समझौते की सब उम्मीदों को धुंधला कर दिया है। सैकड़ों साल पहले मिडिल ईस्ट में शुरू हुई उथल-पुथल और खूनी रंजिश आज भी जस की तस जारी है। मिडिल ईस्ट के ओवरऑल कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते अभी तक न जाने कितने लाख लोग मारे जा चुके हैं और न जाने कितने करोड़ लोग बेघर हो चुके हैं। ब्रिटेन और फ्रांस तो मिडिल ईस्ट को छोड़कर कब का जा चुके, लेकिन उनके द्वारा लगाई आग अभी तक बुझाई नहीं जा सकी है। इन ना थमते खूनी विवादों को देखकर यही लगता है कि शायद हम अपनी जिंदगी के आखिर तक मिडिल ईस्ट को इसी उथल पुथल में उलझा देखते रहेंगे।